इनसाइट लर्निंग आज हम सीखेंगे। और इनसाइट लर्निंग सिर्फ ह्यूमंस और चंद एक और एनिमल्स हैं उनके अंदर ये बिहेवियर पाया जाता है। बाकी किसी भी दूसरे ग्रुप के एनिमल्स में ये ऐसा बिहेवियर नहीं पाया जाता है। तो एक एक्सपेरिमेंट इस तरह का था, जैसे एक चैम्बर के अंदर जैसे चिंपैंजी को रखा गया और उधर बॉक्सेस और स्टिक्स मौजूद थे, और बनाना को जो उधर एक हैंग कर दिया था, बनाना को हैंग कर दिया था। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जैसे अगर इनका इतना बड़ा कद भी नहीं है और ये बनाना तक कैसे पहुंचे, तो दूसरे कोई अगर एनिमल होते तो इनको देख के उधर छोड़ देते कि हमारी पहुंच से ये दूर है। अगर कोई बहुत ही ऊपर है, रीच में नहीं है, तो हम जाहिर छोड़ देते हैं। कोई दूसरा एनिमल भी होता है तो उसको भी अगर ये भले उसका कोई पसंदीदा फूड क्यों ना हो, जब आउट ऑफ रीच होता है तो जाहिर है उसको हासिल करने के लिए एफर्ट आगे नहीं करेंगे। पर चिंपैंजी के अंदर इनसाइट मौजूद है, चिंपैंजी के अंदर रीजनिंग मौजूद है कि किस तरह से ये इनको जो है नीचे लाया जाए, किस तरह से जो इन तक अप्रोच हासिल की जाए। उसके लिए कोशिश करेंगे, इधर उधर लेफ्ट राइट देखते हैं कि सराउंडिंग में क्या मौजूद है। सराउंडिंग में उनको सबसे पहले नजर आया कि स्टिक्स मौजूद है, तो किसी तरीके से इन्होंने जो इसे स्टिक्स को आपस में कनेक्ट करके इन तक पहुंचने की कोशिश की, नहीं पहुंचे। तो फिर उन्होंने बाद में क्या किया, बाद में ये किया कि जितने भी बॉक्सेस है, इन बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रखा है, स्टूल की तरह जैसे चढ़ के और देन जो है यहाँ तक पहुंच गए। तो इस तरह की जो लर्निंग को कहते हैं इनसाइट लर्निंग, जो सब एनिमल्स की फीचर नहीं है, सर्टेन एनिमल्स है उनके अंदर ये बिहेवियर ऐसी लर्निंग पाया जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर तो बहुत ही हाईली डेवलप्ड होती है एज कंपेयर्ड टू अदर एनिमल्स। जितनी भी नई इन्वेंशंस होती है, डिस्कवरीज होती है, जो आगे रिसर्च चल रही है, ये सब इस इनसाइट लर्निंग का काम होता है। जिनमें इनसाइट लर्निंग जो वेल डेवलप्ड होती है तो उनके हम जैसे नित नए आइडिया, क्रिएशन, इनोवेशन, डिस्कवरी, ये सब जो है वही लोग करते हैं जिनमें इनसाइट लर्निंग हो। यानी कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक है, जस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक प्रोसीजर है। और ये प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है अपने एक्सपीरियंस के जरिए, अपने नॉलेज के जरिए, देखिए एक्सपीरियंस, नॉलेज के, और इनके अंदर जो है रीजनिंग मौजूद है, परसेप्शन, आइडियाज मौजूद है, रीजनिंग, और उनको यूटिलाइज करके जो है देन उस प्रॉब्लम का जो हल तलाश करते हैं, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन तलाश करते हैं। हालांकि कोई भी इससे पहले जो प्रायर एक्सपीरियंस उस चीज का नहीं होता है, फर्स्ट टाइम अगर ऐसी सिचुएशन कोई भी आए तो उसको हल करने का एक तरीका जो होता है, वो जस्ट जिनके पास इनसाइट लर्निंग होती है वही जो है इस डिफिकल्ट सिचुएशन, न्यू सिचुएशन को ओवरकम कर लेते हैं, उस मसले का हल तलाश कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स या फिजिक्स के अंदर जो है कई फार्मूला यूज होते हैं, डेटा यूज होती है। जो सिंपल इस तरह से प्रॉब्लम जो हम सीखते हैं वो तो अगर याद भी हम कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम इम्तिहान में आएगा तो हम उसका जो हल भी तलाश कर लेते हैं। पर थोड़ी सी अगर डेटा चेंज हो और उसके अंदर जैसे थोड़े से दो तीन फार्मूला का अगर इस्तेमाल हो, तो फिर जाहिर वही हल कर पाएंगे जिनकी इनसाइट लर्निंग काम करती है, जिनमें रीजनिंग काम करती है। जिनकी कोई दूसरे जैसे हर एक स्टूडेंट का ये काम नहीं होगा कि इतने जो है ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम यकदम कर दें। तो उनकी पहले प्रायर नॉलेज होना जरूरी है, पहले तजुर्बा थोड़ा बहुत जरूरी है। बिकॉज इसके अंदर ऐसे लोग जो ट्रायल एंड एरर से भी गुजरते हैं, कई बार ऐसी कोशिशें करते हैं जिनमें कामयाब भी होते हैं, नाकाम भी होते हैं। नाकामियों से देन वो सीखते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको ये आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। जैसे दुनिया के अंदर जितनी भी रिसर्च होती है कोई डायरेक्ट कोई एक दिन का काम नहीं होता है, एक साल का काम नहीं होता है, कई सालों तक 30-40 ईयर से उसी प्रोसेस पे चल रहे होते हैं। नहीं ये तरीका किया जाए, ये तरीका किया जाए, चलो ये फेल हुआ है तो अब इसको देखते हैं, वैसे देखते हैं, फिर जाके वो उसी मसले का जो हल जो वो निकाल लेते हैं। तो जितनी भी जैसे ये इन्वेंशन है, क्रिएशन है, डिस्कवरीज है,
आजकल जो रिसर्च हो रही है वो डिपेंड करती है इसे इनसाइड लर्निंग भी करती है। ये हर एक की मेंटल अप्रोच अलग अलग होती है और इस हवाले से उनकी अपनी अपनी परसेप्शन अलग अलग होती है और उनको यूज करके जैसे किन लोगों में ये ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है किन में नहीं होती, किन हमें पता ही नहीं किया है, हमें पढ़ा ही नहीं है। कुछ लोग होंगे यकीनन जो देन ऐसे सिचुएशन से देन जो वो निकल आएगी प्रॉब्लम का हल तलाश कर लेते हैं। थोड़ी सी पॉइंट्स के साथ साथ और भी चीजों को डिस्कस करेंगे रीडिंग के साथ साथ। इससे रिलेटेड इनसाइड लर्निंग एनिमल्स यूज कोग्निटिव प्रोसेस। कोग्निटिव प्रोसेस का मतलब होता है कि यानी जो इंसान इससे पहले कोई लर्निंग जैसे किसी न किसी हवाले से वो उस टॉपिक पे सीखी होगी, उसकी अपनी कोई ना कोई एक परसेप्शन होगी किसी भी मसले के बारे में, उसका अपने एक आइडिया होंगे जो उससे गुजर चुके हैं, उनको सबको इस्तेमाल करके कोग्निटिव उसे कहते हैं। या जो है लाइक इस तरह से स्किल प्रोग्रामिंग को अपने यूज करें ताकि इस मसले को हल किया जाए। कोग्निटिव एक उसके लिए जनरल टर्म इस्तेमाल होता है जो अपनी एक परसेप्शन हो, प्रायर लर्निंग हो, इससे पहले कोई लर्निंग हो तो उसे कहते कोग्निटिव प्रोसेस कहते हैं। आगे देखें प्रैक्टिस जजमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यूज कोग्निटिव प्रोसेस, उसके अंदर प्रैक्टिस जजमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी भी एक ऐसे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकालना जो इससे पहले उनकी जिंदगी में या लाइफ टाइम में वो कभी भी नहीं आया था, फर्स्ट टाइम जैसे आया था, पर उस मसले का हल निकालना था। जैसे अगर गाड़ी जस्ट स्ट्रेट रोड हो, कोई स्ट्रिप ऐसी बनी हुई उस पे अगर हम सीधी गाड़ी ड्राइव करें, कोई सामने दूसरी गाड़ी ना आए, कोई क्रॉस ना करे, तो हम सारी जिंदगी ऐसे स्मूथ रोड पे गाड़ी चला सकते हैं। पर जो एक जो इंटेलिजेंट ड्राइवर्स होते हैं, टेक्निकल ड्राइवर होते हैं, वो रोड जो बिजी रोड होते हैं, कभी वो इंसान उनकी गलती होती है, नहीं भी होती है, दूसरे की गलती होती है, अगर वो हादसा होने वाला होता है तो अपने आप को कैसे बचाते हैं, वो उनका इंसाइट होता है। दैट इज कॉल्ड इंसाइट लर्निंग। स्ट्रेट रोड में जो सब कोई गाड़ियां चलाते हैं, तो इसी तरह से जो सिंपल काम तो हर कोई पर्सन कर सकता है। जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो होती है उसे कहते हैं इंसाइट लर्निंग कहते हैं। जैसे इट इज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस। कोई प्रायर एक्सपीरियंस पहले कोई तजुर्बा नहीं था, फर्स्ट टाइम वो ऐसा इशू आया था। और है किस बुनियाद पे ट्रायल एंड एरर, बिकॉज वो उसी फील्ड में बहुत ही बड़े एक्सपर्ट है, जाहिर है उन्होंने काम किया होगा, कई गलतियां हुई होगी, मेनी उन्होंने ऐसी जो प्रैक्टिस की है, जैसे डेफिनेशन में देखें प्रैक्टिस है, जाहिर ट्रायल एंड एरर हुई होगी। ट्रायल एंड एरर फिर जाके किसी मसले का हल जो है वो तलाश कर लेते हैं। जर्मन साइकोलॉजिस्ट है कोहलर, 1920 एक्सपेरिमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ द चिंपैंजीज। चिंपैंजी जो मंकीज, चिंपैंजी इस तरह के एनिमल जो हम जनरली मंकीज इसे कहते हैं। कोहलर प्लेस्ड चिंपैंजीज इन अ केज, एक केज या कंपार्टमेंट के अंदर बंद कर दिया। हम गए बंच ऑफ बनाना दैट वर आउट ऑफ रीच, जो इनकी रीच में नहीं थे वो बनाना, बहुत ही ऊपर थे। पर उसके साथ साथ इसमें क्या रखा, provided several stick and boxes and hung a bunch of banana that were out of reach. The chimpanzee first looked at the banana and tried to reach out, but they could not reach. जाहिर है बहुत ही ऊपर थे, पहुंच नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या सोचा होगा, they thought and observed to solve the problem to reach the banana. उस वक्त उनका इशू ये था, प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत ही ऊपर है और हम इन तक जो पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, बाकी एनिमल होते हैं वो छोड़ देते हैं, ऐसी अगर कोई सिचुएशन होती है वो देखते हैं कि ये हमारी रीच में नहीं है, हम इसको हल नहीं कर सकते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। पर जो लाइक जो चिंपैंजी टाइप की जो एनिमल्स होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उसकी जो लाइक इस मसले का जो हल तलाश किया जाए। तो उसने हल तलाश कर लिया था। Trying to reach, they could not reach. After that, they thought and observed to solve the problem to reach the banana. In the first, they placed the stick together to another and stick that make a long stick that could not be used to knock down the hanging banana. उन्होंने सबसे पहले स्टिक ने इनको आपस में जोड़ा किसी तरह से, पर वहीं तक जो है इससे बनाना तक नहीं पहुंच पाए, तो ये इससे कामयाब नहीं हुए। फिर उन्होंने क्या किया था, chimpanzees would also solve the problem by stacking the boxes. स्टैक का मतलब है ढेर लगाना, एक दूसरे के ऊपर जो बॉक्सेस रखे थे, बॉक्सेस रखने के बाद थोड़े ये ऊपर हो गए, ढेर जो है स्टिक की मदद से उन्होंने उतार लिया। जैसे अगर इस रूम के अंदर कोने के अंदर बहुत ज्यादा
चेयर्स पड़ी है तो हमें चेयर्स पे चढ़ के जो छत तक पहुंच सकते हैं, पंखे तक पहुंच सकते हैं, बल्ब तक पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो ढेर लगाया, allowed them to climb on the top of the stake of the box and reach the banana. This type of learning based on the observation or learned by inside learning फिगर भी दी गई है जिसके अंदर जो है जैसे ये चिंपैंजीज है, बनाना इनको हैंगिंग बनाना को उतार रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। और भी कई इनके बिहेवियर्स को नोट किया गया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई फ्लोइंग वाटर है किसी नेचर के अंदर और उसके अंदर इनका जो फूड प्रेजेंट है और ये इधर किनारे तक बैठे हैं और यहाँ तक जो नहीं पहुंच पाते हैं, तो अब इनको ये कैसे जो है ये हासिल करेंगे, अगर एक क्वेश्चन है। बिकॉज एंट्री टेस्ट में रीजनिंग भी आजकल जैसे रीजनिंग का भी पोर्शन जो है रख रहे हैं ये जैसे सर्जरी कोई स्ट्रेट सर्जरी नहीं होती है, कई ऐसी सर्जरी होती है जिनमें सर्जन जो है बैठते हैं और बड़ी जो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। टिपिकल सर्जरी होती है, मुख्तलिफ सर्जन से उनकी जो कंसल्टेशन करते हैं कि हाउ टू डू दिस, कि ये प्रॉब्लम इनका कैसे हल किया जाए। तो उसमें जो है रीजनिंग का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। ऐसे नहीं है कि जस्ट ये प्लेन है, ये मेडिकल की फील्ड रीजनिंग बहुत ज्यादा होती है। एक नई सिचुएशन है, उन्होंने जिंदगी में कभी भी ऐसा केस नहीं देखा, बट फर्स्ट टाइम आया तो ज़ाहिर है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस वजह से जो है ऐसे क्वेश्चन रखे गए, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन रखे गए जिसमें जो जहानत का जो अंदाजा लगता है कि आप कितने जहीन हैं। तो इसी तरह से अगर ये चिंपैंजी जो इस किनारे पे बैठे हैं, चिंपैंजी हेलो हेलो चिंपैंजी से इस किनारे पे बैठे हैं और इनका जो फूड है हेलो हेलो चिंपैंजी जो इधर भी बैठे हैं और ये फूड जो है आगे जा रहा है, इनकी कोशिश है कि इसको हासिल किया जाए। हाथ या उनका जो फोर लिप है यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, इनका कद छोटा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसी स्टिक से स्टिक से आएगी, स्टिक जो इधर है ये बॉक्स के अंदर है बड़ी, हाँ स्विमिंग नहीं कर पाते हैं इधर, तो फिर ये जाएगी किसी ट्री पे चढ़ के एक छोटी स्टिक ले आएगी, कट करके और देन स्टिक से इस तरह से अपने आप की तरफ ये इसको खींच लेते हैं। तो ये इनकी एक रीजनिंग है, ये इनकी एक इनसाइड लर्निंग है। इसी तरह से एक और इनका बिहेवियर नोट किया गया था, तो जो हिली एरियाज होते हैं उनमें छोटी छोटी एंड्स वगैरह होती हैं, चुनकियां होती हैं जो अंदर जो मौजूद होती हैं दरारों के अंदर, क्रीविसेस के अंदर, इनको निकालना होता है। इनके हाथ तो इनके अंदर नहीं जा सकते हैं, ये कैसे निकालेंगे? दरार के अंदर में ये फंसे अंदर जो मौजूद है, इनको ये खाना अगर चाहे, हम जैसे कि हम हाथ हमारा जाता ही नहीं है, ये मसला हल होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हम जैसे होंगे तो ये कहेंगे ये मसला हल होगा ही नहीं, क्योंकि हाथ इसके अंदर जाएगा नहीं जो इसकी मदद से जो ये क्यों हमारा है। जो प्रॉब्लम सॉल्वर जो होते हैं, जो प्रॉब्लम को हल करते हैं, तो वो जरूर इस पे सोचेंगे तो कौन सा तरीका हम इस पे अप्लाई करें जो ये बाहर आ जाए। रीजनिंग इनसाइड लर्निंग, चिंपैंजी की इंसान है, चिंपैंजी इंसान द चलते नहीं को तो है वो इंसान है, पर वो भी मालूम है कि चलते को है। चिंपैंजी क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? चिंपैंजीज क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन के अंदर? चिंपैंजीज क्या करेंगे? चिंपैंजीज 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 चिंपैंजी 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 चिंपैंजी
chimpanzees, 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 chimpanzees क्या करेंगे? Chimpanzees, हाँ? क्या रखेंगे? मीठा रखेंगे आप ये? काफियों के लिए पैसे क्यों दे रहे हैं? कहाँ से ले आएंगे? वेरी सिंपल। तो सबसे पहले एक ट्री पे चले जाते हैं और जो बहुत ही पतली जो टहनियां वगैरह जो स्टिक्स होते हैं इसको पानी में डुबोगे और इसके अंदर ऐसे करेंगे तो जितनी जो चींटियां बाहर आ जाती हैं उसको खाने लगते हैं। तो इतने बड़े ये इंटेलिजेंट होते हैं। इनसाइट लर्निंग इसे कहते हैं, इनसाइट लर्निंग या रीजनिंग कहते हैं। इससे इनसाइट लर्निंग का रीजनिंग है। आप जब मेडिकल में जाएंगे इनसाइट लर्निंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, इसकी इनसाइट लर्निंग या जो वेल डेवलप्ड होगी तो ऐसे केसेस को हल करने में उनको आसानी मिलती है। जैसे ये जो हमारा दिमाग तो चिंपैंजी से अभी कम कम काम कर रहा है, चिंपैंजी ज्यादा काम है। तो साथियों, हेलो फ्रेंड, हेलो 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 वॉइस 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 हेलो 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 हेलो। इसके बाद आप आएंगे, चलो बुक में देखते हैं सोशल सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग देखते हैं। और सोशल लर्निंग का मतलब होता है जैसे इंसान के बारे में कहा जाता है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। सोशल एनिमल का मतलब है इंसान दूसरे इंसानों के साथ मिलजुल के रह सकता है, ग्रुप बना के रह सकता है। एक हम छोटा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एनिमल हो फॉर एग्जांपल, एक ऐसे एनिमल से जो मिलजुल के रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं। एक जो एनिमल से मिलजुल के ग्रुप बना के रहते हैं और इन्हीं का एक मेंबर जैसे बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है। तो जाहिर है जो मिलजुल के रहते हैं तो उनके ऊपर जो प्रीडेटर जब अटैक करते हैं तो आसानी से अटैक नहीं कर पाएंगे। इनको फूड रिसोर्सेज अगर एक के पास नहीं होगा तो दूसरे के पास अवेलेबल होता है, उनसे वो फूड भी हासिल कर सकते हैं। और नई लोकेशन फूड की भी एक दूसरे को बताते हैं कि इस जगह पे फूड मौजूद है और इनकी आपस में ब्रीडिंग भी हो सकती है। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। या एक दूसरे की वो केयर भी करते हैं, प्रोटेक्शन भी करते हैं। केयर है, प्रोटेक्शन है, प्रीडेटर से फूड है, या जो ब्रीडिंग में इनको आसानी होती है क्योंकि स्पीशीज हमेशा जो है जैसे इंट्रा स्पेशल की जो ब्रीडिंग होती है और देन जो आपका ऑफस्प्रिंग पैदा होता है। अदर एनिमल्स के साथ ये नहीं रह सकते हैं। तो ये सब जो है जो ग्रुप में रहते हैं तो इसे हम कहते हैं ये सोशल बिहेवियर है। इसके मुकाबले में अगर एक अलग कोई होगा, बिल्कुल सेपरेट एनिमल होगा, तो ये प्रीडेटर्स का आसानी से शिकार हो जाएगा। इसको फूड की जो रिसोर्सेज होंगे उन तक वो आसानी तक नहीं पहुंच पाएगा। कोई इसको नहीं बताने वाले होगा कि इधर फूड है, इधर नहीं है, इधर प्रीडेटर है। क्योंकि इन एनिमल्स में एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होती है। मोर ओवर अपना नस्ल बढ़ाने के लिए उसी स्पीशीज के मेंबर चाहिए। अगर आइसोलेट होगा तो उसकी रिप्रोडक्शन भी नहीं होगी। तो ये एडवांटेज होता है ग्रुपिंग के अंदर रहने का, सोसाइटी के अंदर रहने का, सोशल बिहेवियर इससे होता है। इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, डिफरेंट नहीं, living together is called social behavior. Animal live together have its benefit. अगर साथ साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उसके फायदे भी हैं। कौन कौन से फायदे हैं? जैसे it can help an animal avoid predator. अकेला होगा तो उसमें प्रीडेटर आसानी से अटैक कर सकते हैं, पर अब ये ग्रुप के अंदर होंगे तो जरा मुश्किल है। फाइंड फूड एंड रियर ऑफस्प्रिंग यानी रिप्रोडक्शन में ये समझ रहती है। तो इसलिए जो है सोशल बिहेवियर एनिमल्स में डेवलप हुआ है। हमने फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा ट्रेवल पढ़ा था सोशल इंसेक्ट, अगर आपको याद है। सोशल इंसेक्ट जैसे हनी बी जो है वो सोशल इंसेक्ट्स की एक कैटेगरी में है, बिकॉज इसके अंदर एक होते हैं वर्कर्स होते हैं, एक जिस तरह से ड्रोन्स होते हैं और एक जैसे क्वीन होती है। तो हर एक का एक अलग अलग काम होता है। वर्कर्स होते हैं नेक्टर और पोलन कलेक्ट करके आते हैं। ड्रोन्स होते हैं उनका काम होता है क्वीन को जो फर्टिलाइज के एग्स को फर्टिलाइज करना, और क्वीन का काम होता है एग देना और रिप्रोडक्शन करना। तो ये सारे मिलकर कॉलोनी की बेनिफिट के लिए काम करते हैं।
all the different members live together, interact together for the benefit of the whole colony. अगर कोई इंडिविजुअल अकेले अकेले होते तो यकीनन ये तो कोई काम ही नहीं कर पाते, इनकी परफेक्शन होती नहीं इनके जो सिस्टम के हवाले से देखा जाए। तो इसी तरह से एग्रीगेशन एंड एनेबल सोसाइटी, एग्रीगेट इंग्लिश का वर्ड है, उससे लफ्ज निकला है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन की मीनिंग होती है कलेक्शन, मजमुआ, ग्रुपिंग। तो aggregation is a simple group of animals that may be together due to the feeding, drinking or mating, but do not interact behavior. जो एनिमल एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, एक फूड, जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक ट्री है, फॉर एग्जांपल ट्री है, इस पे कोई ऐसा फ्रूट है तो जाहिर है इनको खाने वाले जितने भी इसके खाने वाले होंगे बर्ड्स, तो हर कोई आएगा इसके अपने लाइक नीड के अकॉर्डिंगली फूड को ये खाते रहेंगे, बिकॉज हर बर्ड की अलग अलग डाइट होती है या फूड होती है, पर ये बर्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे बर्ड से इसी लाइक ट्री पे भी बैठे होते हैं, उनका नेस्ट भी होता है, जरूरी नहीं है कि इंटरेक्ट करें। जैसे आपने देखा होगा कई बर्ड्स जो आसमानों में घुरूस की सूरत में उड़ रहे होते हैं, उनका आपस में जैसे कहेंगे उस वक्त वो बिहेवियरली इंटरेक्ट नहीं करते, पूरा ग्रुप होता है। पानी के अंदर फिशेस के पूरे ग्रुप होते हैं, ग्रासलैंड के कई एनिमल्स के ग्रुप होते हैं, साथ रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर वक्त वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे हम देखते हैं ग्रेजिंग लैंड के अंदर जो बकरियां चल रही होंगी, डेजर्ट के अंदर गोट्स अलग अलग चल रहे, जरूरी नहीं है कि हर वक्त वो एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन हो। तो इस ग्रुपिंग में साथ रहना, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन, उससे कहते हैं एग्रीगेशन। ड्रिंकिंग बट डू नॉट इंटरेक्ट इन बिहेवियरली। फ्रूट फ्लाइज hovering on the piece of rotten fruit। जैसे इवन घर के अंदर भी, जैसे कभी कभार आपने नोट किया हो, बिकॉज साइंस इज द नेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई भी जैसे वेजिटेबल्स होंगे या फ्रूट्स वगैरह होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा उनके साथ कभी कभार छोटी छोटी एक फ्लाइज होती है, उनके उड़ रही होती है, जिन्हें कहते हैं फ्रूट फ्लाइज है। बड़ी फ्लाई ये नहीं होती, छोटी होती है, फ्रूट फ्लाई होती है, सब्जियों पे भी आती है और इस खास तौर पे बनाना वगैरह होते हैं उनपे बहुत ज्यादा आ जाते हैं। हॉवरिंग उनके इर्द गिर्द जैसे घूम रही होती है, उड़ रही होती है, जैसे आप ऐसे टच करेंगे तो कई जो है उसमें उड़ के बाहर आएंगे। तो कोई रॉटन जो फ्रूट होगा उसमें ऐसी नजर आती है। ह्यूज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ऑफ मेनी स्पीशीज लिविंग ऑन द ट्रीज टुगेदर। फ्लॉक बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। और स्कूल ग्रुप्स ऑफ ज़ेब्रा, ग्रासलैंड एरिया के अंदर आपने देखे होंगे ज़ेब्रा के पूरे ग्रुप्स होते हैं। हर डिजर्ट का आप एग्जांपल लें तो इसमें गोट्स के ग्रुप जो मौजूद होते हैं, शीप के मौजूद है। स्कूल ऑफ फिश आर एग्जांपल ऑफ एग्रीगेशन, ये सारे एग्जांपल है। स्कूल का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्डिंग में टीचर है, चेयर्स लगी हुई है। स्कूल का मतलब होता है फिशेस के ग्रुप को कहेंगे स्कूल कहेंगे, ग्रुप ऑफ फिशेस इज कॉल्ड स्कूल। तो ये सारे एग्रीगेशन के एग्जांपल हैं। तो एग्रीगेशन का जैसे आगे पैरा है, living organism are often organized into groups. The group of animals of the same species living together that have cooperative social relationship is called a social group or society. ह्यूमन इंसानों की जैसे सोसाइटी बनी हुई, जैसे आप देखें डिफरेंट शहरों के अंदर जैसे लोग जो है अपने नेबर्स की एक बिरादरियों की कॉलोनी अलग अलग बना लेते हैं, तो एक दूसरे का वो केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो इस तरह से जो उन्होंने जो अपने छोटे मोटे ग्रुप बनाए हुए, पूरा अगर इंसान रहेंगे तो जस्ट इंसानों के साथ रहेंगे, किसी एनिमल के साथ नहीं रहेंगे। इंसान का इंसान के साथ रिलेशनशिप है, केयर का है, सपोर्ट का है, प्रोटेक्शन का है, नेचर उसकी ये होती है। तो इसी तरह से जितने भी एनिमल्स होंगे, जैसे अगर हम कहीं एक जगह ऐसी है जिसमें इधर जो है 100 गोट्स मौजूद है, 100 गोट्स मौजूद है, एक अगर गोट इससे जो अलग होती है और इधर 100 जो शीप मौजूद है, इन शीप के साथ अगर ये गोट, इसका क्या इंटरेक्शन होगा? यकीनन कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। इधर जो 100 गोट्स मौजूद है तो एक दूसरे को सपोर्ट, प्रोटेक्शन, केयर, ब्रीडिंग सब होगी। इसकी अल्टीमेट ब्रीडिंग किसी के साथ नहीं होगी और इसका नस्ल जो खत्म हो जाएगा। इस वजह से जो सेम टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो सब मिलजुल के रहते हैं। बर्ड्स जो उनका पूरा फ्लॉक होता है, उड़ रहा होता है, ट्री पे जैसे बैठे होते हैं सेम टाइप के। फिशेस जो होती है सेम टाइप की, वो ग्रुप बना के रहते हैं। ऐसे नहीं कि फिश पानी के अंदर रहे जिस भी फिश के साथ रहे, नहीं। तो नेचुरली एक ऐसा बिहेवियर डेवलप होता है जिसका नेम होता है सोशल बिहेवियर, हम उसे कहते हैं सोसाइटी। सोशल
Mutual behavior is the key characteristic of the society. These are relatively permanent unions of individuals held together by mutual attraction of its member. This method of social life is the interaction of individual members who exchange food, water, body care, and sexual favor. इससे जाहिर है अगर कोई सोसाइटी बना के बैठे हैं तो इनका जो इनको आपस में जैसे फूड के हवाले से साथ खाते हैं, अगर कोई न्यू लोकेशन होती है तो उसके फूड की न्यू लोकेशन के बारे में बताते हैं, केयर या प्रोटेक्शन में भी जैसे मदद करते हैं एक दूसरे की। और सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है सेक्सुअल फेवर। सेक्सुअल फेवर का मतलब होता है कि इनकी इंटरब्रीडिंग होती है, आपस में जैसे होती है, जैसे अगर ये गोट्स है और ये शीप है, एक शीप और एक गोट 100 शीप के साथ है तो यानी इसकी ब्रीडिंग नहीं होगी, इनकी आपस में ब्रीडिंग हो सकती है। आगे नस्ल की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी होता है कि वो सेम टाइप के मेंबर से साथ रहे, इसी वजह से ये सोशल बिहेवियर डेवलप हुआ है। चाहे एनिमल्स चाहे इंसान जितने भी हैं तो इनके अंदर जो ऐसी सोशल बिहेवियर की डेवलपमेंट हुई है। सेम टाइप के मेंबर्स, जैसे प्रीवियस हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, टू और मोर मेंबर्स लिव एंड इंटरैक्ट टुगेदर। इस बिहेवियर को हमने सोशल बिहेवियर, और ऐसा क्यों करते हैं तो वाई बिकॉज अपनी प्रोटेक्शन है, प्रेडेटर से बचना है, केयर है, ब्रीडिंग के पर्पस के हवाले से इन्होंने अपना जो ग्रुप बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द सोशल बिहेवियर। तो इसी तरह से आगे आते हैं कि अनदर बिहेवियर होस्टाइल एंड हेल्पफुल इंटरेक्शन इन इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होस्टाइल। जैसे अगर देखें आप सोशल इनसाइट हनी बी को अगर आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो एक दूसरे के साथ ये इंटरैक्ट भी करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव नेचर दे रहे हैं। पर जो इस हाइव के अंदर आगे हम पढ़ते हैं, हाइव के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स ऐसे ओल्ड एज हो गए, वर्कर्स का जैसे कोई बेकार नहीं रहा है तो क्या करते हैं, दूसरे वर्कर्स उसको जो है स्टिंग मार के उसको मार देते हैं, कहते हैं ये अब हमारे काम का नहीं है। तो उस बिहेवियर को क्या कहते हैं, उस बिहेवियर को होस्टाइल बिहेवियर कहते हैं। नहीं मारना चाहिए, पर उसके लिए जरूरी होता है कि आपको ये बोझ बन गया है, मुझसे कोई काम नहीं करता है और हम इसको कैसे सपोर्ट करते हैं, तो अपने ही उसके साथ ही उसको किल कर देते हैं, तो ये इसका एक होस्टाइल बिहेवियर हो गया। दूसरी तरफ से इनको देखें, ये सब आपस में कोऑपरेटिव मैनर में रह रहे हैं, एक दूसरे की सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, हेल्पफुल भी है। तो होस्टाइल बिहेवियर भी होता है सोसाइटी के अंदर। Hostile and helpful interaction seen in many social insects. The based on interaction is observed in the honeybee. आगे 145 पेज पे जो 3 इसकी कैटेगरी की मौजूद है हमारे बुक के अंदर, जैसे ये वर्कर्स है, ड्रोन्स है, कोई ना सब मौजूद है। The based on interaction is observed in the honeybee. In the hive, there are 3 different castes: worker, drone, and queen. In the hostile interaction, the worker become old age and unable to perform their duties. जो ओल्ड एज वर्कर बन जाते हैं तो फिर इस कॉलोनी के अंदर, इस हाइव के अंदर जो इनकी ड्यूटी है वो सही तौर पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फर्दरमोर देन दीस वर्कर्स आर किल्ड बाय अदर वर्कर्स, तो फिर जो दूसरे वर्कर इनको मार देते हैं। ऑन द अदर हैंड हेल्पफुल इंटरेक्शन भी इसके अंदर मौजूद है। ऑल कॉस्ट वर्क टुगेदर लाइक वर्कर्स कलेक्ट, वर्कर का काम होता है नेक्टर कलेक्ट करना, हनी बनाना। ड्रोन का काम होता है जो डिफेंस प्रोवाइड करना, एज वेल एज जो है फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सेल करना, और क्वीन का काम होता है टू ले द एग। तो ये एक लिहाज से अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं मिलजुल के एक कॉलोनी की बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ से इनका होस्टाइल बिहेवियर, होस्टाइल बिहेवियर कब, जब दूसरे वर्कर ओल्ड एज वर्कर को किल कर देते हैं। तो दोनों टाइप के जो बिहेवियर जो है एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है अगोनिस्टिक बिहेवियर। अगोनिस्टिक को एक अगर सिंगल वर्ड में अगर हम डिफाइन करें, कंपटीशन। जब जाहिर है जब ग्रुपिंग जो एनिमल्स की होती है तो उसके अंदर यकीनन कंपटीशन जरूर होगी। कंपटीशन फूड के लिए हो सकती है, कंपटीशन जैसे टेरिटरी के लिए हो सकती है, जैसे टेरिटरी का मतलब है जैसे इलाके के अंदर रहते हैं, और कंपटीशन मेट के लिए हो सकती है जैसे सेक्सुअल पार्टनर। इस वजह से इनके दरमियान जो लड़ाइयां होती रहती हैं, फिर रिसोर्स उनको मिलते हैं जो डोमिनेंट होते हैं। ऐसे बिहेवियर को कहते हैं अगोनिस्टिक बिहेवियर। सच बिहेवियर इज कॉल्ड अगोनिस्टिक बिहेवियर। तो सोसाइटी ऑफ एनिमल्स कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयां होती रहती हैं। क्यों लड़ाइयां होती? ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो जाहिर है लड़ाई होगी।
जैसे अगर खाना कम है और मेंबर्स ज्यादा है तो कम खाने की वजह से यकीनन लड़ाई होगी होगी उन मेंबर्स के दरमियान। जैसे शादी ब्याह के अंदर जब खाना खत्म हो जाए तो आपने देखा होगा सब ऐसे लेकिन घूम रहे थे, हमें खाना दे, हमें खाना दे, हमें खाना दे। Such as the food, meat, and territory. And these conflicts are settled by the agonistic behavior. कैसे? In this behavior, one animal is aggressive or attacks other animals, including animals में दायरा जो dominant होगा उसको ये सब resources मिल सकते हैं, food, territory या जो meat है, तो उसमें क्या क्या चीजें कौन कौन सी चीजें शामिल होते हैं? थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड्स कोई ऐसे नहीं है लफ्ज़ी थ्रेड होते हैं, उनकी लैंग्वेज में अपने अपने जेस्चर्स होते हैं। दूसरा एनिमल ही समझ सकता है कि ये इसका मतलब क्या होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा लाइन की रॉयरिंग होती है जो, तो वो लड़ाई नहीं होती है, बस वो थ्रेट होती है दूसरे एनिमल्स के लिए कि आप हट जाइए, इलाका मेरा है। जब तक वो रॉयर आ रही होती है तो इस तरह की ये मतलब होता है। थ्रेट्स होते हैं, या जैसे मुर्गे वगैरह होते हैं, मुर्गियां जो होती है अजीब किस्म की कभी कभार आवाज देते हैं लड़ाई के वक्त पे, तो ये थ्रेट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड थ्रेट्स। Rituals and some other combat that determine which competitor gains access to the resources. जाहिर है उससे ही पता चलता है कि ये रिसोर्सेज किसको मिलेंगे। कंपटीशन हो चुकी है मेंबर्स के दरमियान, रिसोर्सेज लिमिटेड है, आप किसको मिलेंगे। इन मेनी स्पीशीज male show their aggressiveness in the form of signals that warn other males of the intention to defend the area that है। जैसे लाइव का हमने एग्जांपल दिया, और रॉयलिंग होती है तो ये एक इंडिकेशन होती है किसी भी जंगल के अंदर, इलाके के अंदर कि भाई ये एरिया हमारा है, अगर कोई दूसरा मेंबर इधर आया है तो वो चला जाए, अगर नहीं जाता है उनको मिल जाते हैं तो आपस में लड़ाइयाँ होती है। लड़ाई के बाद जो भी पावरफुल होता है उसी को इलाका मिलता है। Agonistic behavior is important in maintenance of the territory that dominance hierarchy, जो अलग से behavior कल की टॉपिक में हम पढ़ेंगे टेरिटोरी का बिहेवियर क्या होता है और डोमिनेंस हायरार्की क्या होता है।